सत्य के साथ। बंकिम बाबू ने एक पत्र में लिखा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है मेरे सभी साहित्य को गंगा जी में बहा दिया जाए। सदस्य जयराम जी का प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ विपक्ष की ही बात सुनते हैं, अपने नेताओं की बात को सुनते नहीं। जिस गान को महात्मा गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा हुआ गीत कहा, बिपिन चंद्र पाल ने एक राष्ट्र धर्म है जिसमें राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य दोनों समाहित है, जिसकी अभिव्यक्ति वंदे मातरम करता है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना बोल दिया। और मैंने मेरी आंख से देखा है, कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। सभापति महोदय, यह सदन जब से बना तब से कई सारे ऐतिहासिक पल इस सदन ने जिए भी हैं और सदन की कार्यवाही के माध्यम से राष्ट्र जीवन की स्मृति में वो समाहित भी हुए हैं। मेरा मानना है कि ये जो आपका निर्णय है, सदन का निर्णय है कि वंदे मातरम के 150वें साल के प्रवेश पर ये महान सदन वंदे मातरम के भाव के लिए, वंदे मातरम के यशोगान के लिए और वंदे मातरम को चिरंजीव बनाने के लिए एक चर्चा करे और इस चर्चा के माध्यम से विशेषकर हमारे देश के बच्चे, किशोर, युवा, आने वाली पीढ़ियों तक वंदे मातरम का आजादी के लिए योगदान, वंदे मातरम गान की रचना में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की संस्कृति के प्रति समर्पण का जो भाव है, उसका आने वाले महान भारत की रचना में योगदान, इसके संकल्प के साथ जुड़ाव, ये सभी चीजों से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी युक्त हो। इसलिए मैं आपका और सदन के सभी सदस्यों का हृदय पूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज ये चर्चा यहां पर आकार ले रही है। महोदय, हम सब सौभाग्यशाली है कि हम एक ऐतिहासिक पल के साक्षी भी बन रहे हैं और इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। ये महान सदन में जब वंदे मातरम की चर्चा हो रही है, तब कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू
बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। और आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है, इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। मान्यवर, ये वंदे मातरम का गान, वंदे मातरम का गीत, ये भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का नारा बना था, आजादी के उद्घोष का नारा बन चुका था, आजादी के संग्राम का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना था। और शहीदों को अंतिम बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देते वक्त अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर फिर से मां भारती के लिए बलिदान करने की प्रेरणा वंदे मातरम से मिली। और ये चिर पुरातन राष्ट्र को अनेक सदियों तक अपनी संस्कृति के रास्ते पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी कई सारे मनुष्यों को इस वंदे मातरम से मिली। वंदे मातरम की दोनों सदनों में इस चर्चा से, वंदे मातरम के महिमा मंडन से, वंदे मातरम के गौरव गान से हमारे बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियां वंदे मातरम के महत्व को भी समझेगी और उसको राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक प्रकार से आधार भी बनाएगी। मान्यवर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना उनकी सार्वजनिक हुई। यह दिन कार्तिक शुक्ल नवमी का था। अक्षय नवमी या जगदात्री पूजा के रूप में यह दिन मनाया जाता है। और जब रचना की तब शुरू में कुछ लोगों को लगा कि एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है, परंतु देखते 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 वंदे मातरम का एक गीत देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन का रास्ता प्रशस्त किया। और कब वंदे मातरम की रचना हुई? वंदे मातरम की रचना की पृष्ठभूमि हम सब ने जरूर याद करनी चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक आक्रमण को झेलकर इस देश की संस्कृति और इस देश का इतिहास झंझोड़ने का काम, शीर्ण वीर्ण करने का काम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन के काल में, भारत के गुलामी के काल में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमें थोपने का प्रयास किया था। और उस वक्त ये वंदे मातरम का रचना बंकिम बाबू ने की और वो रचना के अंदर बहुत बारीकी से जो हमारी मूल सभ्यता थी, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, देश को माता के रूप में कल्पना कर कर, देश की माता के रूप में जो कल्पना की, इसकी आराधना करने की हमारी परंपरा थी, उसको उन्होंने पुनः प्रस्तापित किया था। और इसीलिए ये गीत देखते देखते कोई प्रचार के बगैर, उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना प्रचार के कोई साधन थे, उल्टा जो सरकार थी वो तो उसको रोकना चाहती थी, प्रतिबंध लगाती थी। वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे।
फिर भी वो सारे प्रतिबंधों को पार कर हर एक व्यक्ति के मन को भी छुआ, आत्मा को भी छुआ और अनेक प्रताड़नाएं झेलते हुए भी वंदे मातरम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। मान्यवर, ये एक प्रकार से भारत के संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों को पुनः जागरण का मंत्र बन गया। गुलामी के कालखंड में कई मंदिर, विश्वविद्यालय, कला केंद्र, हमारी कृषि व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था, कई सारी लाइब्रेरी अस्त व्यस्त हो गई, तोड़ दी गई, शीर्ण वीर्ण कर दी गई, मगर हमारी संस्कृति, उसके भाव को हमारे जनमानस से कोई नहीं मिला। मगर एक जरूरत थी वो भाव को जागरूक करने की और वो भाव को पुनः संगठित करने की। उसी वक्त बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की और देखते देखते वंदे मातरम का नारा अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में ट्रैवल कर गया मान्यवर, और अंडमान निकोबार की जेलों तक पहुंच गया। उसको ना अंग्रेज रोक सके, ना अंग्रेजों की सभ्यता को स्वीकारने वाले लोग रोक सके। मान्यवर, वंदे मातरम ने एक ऐसे राष्ट्र को जागरूक किया जो अपनी दिव्य शक्ति को भुला चुका था। राष्ट्र की आत्मा को जागरूक करने का काम वंदे मातरम ने किया। यह इसीलिए महर्षि अरविंद ने कहा, वंदे मातरम भारत के पुनर्जन्म का मंत्र है। श्री अरविंद का ये वाक्य, इसका गर्भित अर्थ वो वंदे मातरम की महत्ता को बताता है। मान्यवर, अरविंद घोष ने यह भी कहा कि देश को एक ऐसे मंत्र की आवश्यकता थी और ईश्वर ने उसे साकार करने के लिए ही बंकिम बाबू को इस भूमि पर भेजा। श्री अरविंद का वंदे मातरम के लिए भाव बच्चे बच्चे के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया और हमारे आजादी का नारा बन गया। मान्यवर, हमारे देश को जो लोग समझते हैं, लोग जो जानते हैं, वो सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश पूरी दुनिया में एक प्रकार से अनूठा देश है। दुनिया के कई देशों की रचना अधिनियमों से हुई, कहीं युद्धों के कारण हुई, कहीं युद्ध के बाद संधि के कारण हुई। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं कोई अधिनियम से तय नहीं की है। हमारे देश की सीमाएं हमारी संस्कृति ने तय की है और संस्कृति ने इस भारत को जोड़ कर रखा है। और इसीलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट था, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कंसेप्ट को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को सबसे पहले गुलामी के कालखंड में जागरूक करने का काम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया। हम पूरे देश को एक बार फिर से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे देश को जोड़ने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। हमारे देश को जोड़ने वाली, एक रखने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। और इसी के कारण वंदे मातरम का जो उद्घोष हुआ, उसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को पहली बार एस्टैब्लिश करने का काम किया। जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर कई सारे प्रतिबंध लगाए, तब बंकिम बाबू ने एक पत्र में लिखा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे सभी साहित्य को गंगा जी में बहा दिया जाए। यह मंत्र वंदे मातरम अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा और भारत के पुनर्निर्माण का यह मंत्र बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि बंकिम बाबू के वो शब्द सच हुए हैं। भले देर से ही सही, ये पूरा राष्ट्र आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। और मान्यवर, हम सब जो भारत माता की संतानें हैं, वो मानते हैं कि ये देश
कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो उसको हम माँ के रूप में देखते हैं और उसका भक्ति गान भी करते हैं, और वो भक्ति गान की अभिव्यक्ति ही वंदे मातरम है। मान्यवर, आज मैं सदन में जब ये चर्चा हो रही है तब बताना चाहता हूं, वंदे मातरम की रचना में हमारे जीवन में देश की, भारत माता की कल्पना का जो योगदान है उसको बहुत अच्छे तरीके से भावना के साथ वर्णन किया है। जल, फल और समृद्धि तीनों की दायिनी भारत माता को बताया गया। शोभित पुष्पों से मन को प्रफुल्लित करने वाली भी भारत माता को बताया गया। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये तीनों का जो स्वरूप है वो भारत माता है। एक प्रकार से हमारा समृद्धि, हमारी सुरक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, ये सब भारत माँ की ही कृपा है और उसकी आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। इतना बड़ा एक संकल्प बंकिम बाबू ने रखा। दुर्गा की वीरता, लक्ष्मी की संपन्नता और सरस्वती की मेघा, ये तीनों हमें भारत माँ की कृपा ही दे सकती है, या मिट्टी ही दे सकती है। इसीलिए इसको बार बार प्रणाम करना चाहिए, माँ को प्रणाम करना चाहिए। मान्यवर, एक प्रकार से जिसकी उद्घोषणा 150 साल पहले बंकिम बाबू ने की, ये विचार तो बहुत चिर पुरातन है। रामायण के अंदर प्रभु श्री राम ने भी जब उनको सलाह दी गई कि इतनी वैभवशाली लंका है, आप लंका जीत ही लिए हो, तब अयोध्या जाकर क्या करना है, यहीं रह जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि माता और मातृभूमि ईश्वर से भी बड़ी होती है, मैं माता और मातृभूमि का त्याग करूं। मातृभूमि के महिमा मंडन प्रभु श्री राम ने भी किया। मातृभूमि का महिमा मंडन आचार्य शंकर ने भी किया, और मातृभूमि का महिमा मंडन आचार्य चाणक्य ने भी किया। ये सभी ने समय समय पर हमारे अस्तित्व को मातृभूमि के साथ जोड़ने का काम किया। मातृभूमि ही हमें पहचान देती है, वो ही हमें भाषा देती है, वो ही सभ्य जीवन जीने की संस्कृति का आधार बनाती है, और वो ही हमारे जीवन को ऊपर उठाने का अवसर देती है। इसलिए मातृभूमि से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ये भाव जो चिर पुरातन भाव था, उसको बंकिम बाबू ने पुनर्जीवित किया, और वो घनघोर रात्रि जैसे गुलामी के कालखंड के अंदर जैसे एक बिजली प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार से वंदे मातरम के गान ने घनघोर अंधेरे के अंदर, जन जन के अंदर गुलामी की मानसिकता छोड़कर आजादी की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति का एक जोश जगाने का काम किया। मान्यवर, महर्षि अरविंद ने वंदे मातरम को गीत नहीं, हमारी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार से वंदे मातरम भारत की शक्ति को जगाता है। स्थूल शरीर, वंदे मातरम का उच्चारण हमारी शरीर में शक्ति और उत्साह भरता है। राष्ट्रभक्ति की क्रिया प्रक्रिया शक्ति को जगाती है। सूक्ष्म शरीर हमारे भावनाएं, हमारे विचारों को वो शुद्ध करता है और हमारी चेतना को वो जागरूक करता है। और कारण आध्यात्मिक शरीर में भी उन्होंने कहा कि बंकिम बाबू एक ऋषि चेतना से प्राप्त मेघा से ही वंदे मातरम की रचना की है। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा, यह गीत केवल देशभक्ति की, देश प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि भारत माता की दिव्य शक्ति का आह्वान है। भारत की मूल चेतना, सनातन शक्ति, उसको पुनर्जीवित करने का ये वंदे मातरम मंत्र है। और इसीलिए आजादी के वक्त सभी हमारे नेताओं ने
वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन का आधार बनाने का काम किया। कई सारे हमारे आजादी के संग्राम के सेनानी जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, इस सब में एक चीज सामान्य निकल कर आती है, तो फांसी के तख्ते पर चढ़ते चढ़ते जो शहीद अंतिम शब्द बोले वो सभी के मुंह से वंदे मातरम ही निकला। स्वदेशी का आह्वान करना हो, विदेशी माल का बहिष्कार करना हो, राष्ट्रीय शिक्षा का आह्वान जगाना हो, हर वक्त राष्ट्रभक्ति जगाते वक्त वंदे मातरम का उद्घोष इस देश ने सुना भी, इस देश ने महसूस भी किया। पंजाब के गदर आंदोलन में वंदे मातरम के शीर्षक से कई पर्चे बांटे गए। महाराष्ट्र में वंदे मातरम के विशेष अंक गणपति और शिवाजी के उत्सव में बांटे जाते थे। तमिलनाडु में सुब्रह्मण्यम भारती जी ने तमिल अनुवाद कर हिंद महासागर को भी क्रांति की चेतना से आंदोलित कर दिया था। मान्यवर, 1907 में कलकत्ता में वंदे मातरम नाम का एक अंग्रेजी अखबार शुरू हुआ, जिसके संपादक महर्षि अरविंद थे। ब्रिटिश सरकार ने उसको सबसे खतरनाक राष्ट्रवादी पत्र माना। वो राष्ट्रवादी भी कहते थे और खतरनाक भी कहते थे, और श्री अरविंद पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला और उनको सजा भी गई। अंततोगत्वा उसको प्रतिबंधित कर दिया। मान्यवर, कांग्रेस के अधिवेशनों ने भी वंदे मातरम के महिमा मंडन को, वंदे मातरम के गान को गाया। 1896 में गुरुवर टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में इसको पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया। 1905 में कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में महान कवियत्री गायिका सरला देवी चौधरानी ने पूर्ण वंदे मातरम का गायन किया। और 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, सुबह 6:30 बजे सरदार पटेल के आग्रह पर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने आकाशवाणी से अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम का गान कर देश को भावुक कर दिया। और ये सभी भावना को देखते हुए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में जो हुई, उसमें राष्ट्रगान के बराबर सम्मान देते हुए वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित करने का काम किया। मान्यवर, मैं कल देख रहा था कांग्रेस के कई सदस्य आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों जरूरी है और इसको एक राजनीतिक हथकंडा या तो मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का एक हथियार मानते थे। मान्यवर, मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता है। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते हैं। संसद का बहिष्कार अगर करना है, संसद का बहिष्कार न करे, संसद चलने दे, तो सब मुद्दों पर चर्चा होगी। हमें कुछ डरने जैसा नहीं है, छिपाने जैसा नहीं है। कोई भी मुद्दा हो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। परंतु वंदे मातरम के गान की चर्चा को, वंदे मातरम के गान पर की चर्चा को टालने की ये मानसिकता ये नई नहीं। मान्यवर, ये तो वंदे मातरम का 150वां साल है। हर महान रचना का, हर महान घटना का महत्वपूर्ण साल कई मायनों में हमारे देश में मनाता जाता है। तो ये तो 150वां साल है। अब हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। मान्यवर, जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी,
you will get your chance to speak. You wait here. You will get your chance to speak, na? Unless he yields. Wait here. No. Unless he yields, how I can? Unless he yields, how I can? मान्यवर 1 मिनट में उनको बहुत समय दिया गया, अपने समय पर बोले ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका समय, खड़गे साहब आपका समय आएगा। Garge ji, सभापति you are महोदय, going to get your time. Please wait. Garge ji, you are going to get your time. Please wait. Let him speak. मान्यवर 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर 50 साल के बाद No, nothing will 50 साल go के on बाद record except honorable minister's speech. Please. मान्यवर 50 साल के बाद वंदे मातरम 100 साल का हुआ। सबको था कि 100 साल मनाए जाएंगे, मगर 100 साल हुआ तब वंदे मातरम का महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। इस देश में आपातकाल लगाया गया। विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जेल में भर दिया गया। कोई कारण के बगैर अखबारों पर ताले लगा दिए गए। यहां तक कि आकाशवाणी में उस वक्त एक ही माध्यम था, आकाशवाणी में किशोर कुमार की आवाज ही नहीं आती थी, ड्यूएट गाने भी लता जी की आवाज में ही आते थे। मान्यवर पूरे देश को, जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया। और कल 150वां साल है। 150वें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टागोर जैसे लोग वंदे मातरम गा कर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा। मान्यवर, प्लीज आप बैठिए। मान्यवर, मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री ने बैठ जाओ रामदास। अरे दिग्विजय जी, अब नौकरी पक्की है इस आयु में, क्या कर रहे हो भैया? अब नहीं जाएगी नौकरी। मान्यवर, मैं जो कह रहा हूं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है दूसरे सदन का। मान्यवर, दूसरे सदन की चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि वंदे मातरम की आज चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि वंदे मातरम से रमेश ने क्या कहा? जयराम रमेश जी, प्लीज बैठिए, प्लीज आप बैठिए जी। साहब,
माननीय सदस्य जयराम जी का प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ विपक्ष की ही बात सुनते हैं, अपने नेताओं की बात को सुनते नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा है। मैंने ऐसा कहा कि लोकसभा में चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि अभी इस समय वंदे मातरम की चर्चा की कोई जरूरत नहीं। ये रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर मान्यवर आप बैठिए मान्यवर जिस गीत को, जिस गान को महात्मा गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा हुआ गीत कहा, बिपिन चंद्र पाल ने एक राष्ट्र धर्म है जिसमें राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य दोनों समाहित है, जिसकी अभिव्यक्ति वंदे मातरम करता है, वो वंदे मातरम का टुकड़ा करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वंदे मातरम ने हमारे आजादी के आंदोलन को गति देने का काम किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिखाजी कामा और वीर सावरकर ने जो भारत का त्रिवर्ण ध्वज निर्मित किया था, उस पर स्वर्णिम अक्षर में एक ही नाम था, वंदे मातरम। मान्यवर, बर्लिन के ओलंपिक्स में भी 1936 में गुलामी के कालखंड में भी जब हमारे हॉकी की हमारी टीम को उत्साह की जरूरत थी, प्रेरणा की जरूरत थी, कोच ने लाइन में खड़े कर भावपूर्ण तरीके से वंदे मातरम का गान किया और हम गोल्ड मेडल जीत कर आ गए। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की रचना हुई तब से हमारी तो पार्टी की रचना ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ये देश अपने मूल संस्कृति के आधार पर, मूल विचारों के आधार पर चलना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर नहीं चलना चाहिए। इसीलिए हमारी पार्टी की स्थापना थी। मान्यवर, इस संसद में वंदे मातरम के गान को बंद करा दिया गया। अब फिर से खड़े हो जाएंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, मगर इस रिकॉर्ड है मान्यवर महोदय। 1992 में भाजपा सांसद श्री राम नाईक ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से वंदे मातरम को संसद में फिर से गाने की शुरुआत करने के लिए एक मुद्दा उठाया और उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत प्रमुखता के साथ लोकसभा के स्पीकर को कहा कि इस महान सदन के अंदर वंदे मातरम का गान होना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा ने इसको स्वीकारा है। और फिर लोकसभा ने सर्वानुमत से 1992 में वंदे मातरम के गान की शुरुआत की। मान्यवर, हम जब वंदे मातरम की गान की शुरुआत कर रहे थे, उस वक्त भी मैं नाम देना नहीं चाहता, वरना औचित्य के सवाल उठाएंगे, कुछ टेक्निकल मुद्दे उठाएंगे, मगर इंडी अलायंस के ढेर सारे लोगों ने, मेरे पास नाम की सूची है, इनको आपत्ति नहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूं, ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना बोल दिया। और मैंने मेरी आंख से देखा है, कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं मान्यवर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाए। मैं विश्वास से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम के गान के वक्त सम्मान के साथ खड़ा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वंदे मातरम के गान के प्रति आप बैठिए, आप बहुत बैठिए प्लीज, आप बहुत बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज।
You will get your chance to speak. You can say your opinion when the turn comes to you. मान्यवर, अरे सुनो तो, बोल क्या करते हो भैया, मुझे सुनो तो। मान्यवर, सम्मानीय सदस्य जी ने कहा है कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाने के लिए स्टेटमेंट दिया है और संसद के वक्त बाहर चले गए हैं। मैं इसकी सूची आज शाम होने के पहले सदन के पटल पर रख दूंगा। मेरा विनंती है कि वो कांग्रेस सदस्यों के नाम इस चर्चा का हिस्सा करने के लिए आप आदेश करिएगा। इस सदन की चर्चा के रिकॉर्ड पर रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य वंदे मातरम का विरोध करते हैं। इस देश की जनता इनको जाननी चाहिए। मान्यवर, मैं दे देता हूं, दिग्विजय सिंह पढ़ लीजिएगा। मान्यवर, वंदे बंकिम चंद्र चटर्जी की, चट्टोपाध्याय जी की 130वीं जयंती पर हमारी सरकार ने, डाक विभाग ने एक स्टैंप जारी किया। स्वतंत्रता की 75 की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा का अभियान भी हमने करा और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता का आह्वान किया था कि तिरंगा फहराते वक्त वंदे मातरम बोलना नहीं भूलना चाहिए। और मान्यवर, ये वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, उसको भी भारत सरकार बहुत अच्छे तरीके से हमने मनाने का तय किया है। 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरा वर्ष वंदे मातरम के यशोगान में मनाया जाएगा, इसका प्रस्ताव पारित किया। 24 अक्टूबर 25 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयित कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत माता को पुष्पांजलि देकर 7 नवंबर 25 को नई दिल्ली में ये वर्ष का शुभारंभ किया। उसका चरण 1 नवंबर में हो चुका है, चरण 2 जनवरी 26 में होगा, चरण 3 अगस्त 26 में होगा और चरण 4 नवंबर 26 में होगा। स्मारक डाक टिकट का वो भी हम जारी कर चुके हैं, सिक्का भी जारी कर चुके हैं। वंदे मातरम नाद एकम रूप अनेकम ऐसे शीर्षक से 75 वादकों द्वारा विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण की रचना भी हो चुकी है और सुबह 10 बजे उस दिन 7 नवंबर को देश भर में सामूहिक वंदे मातरम का गान भी भारत सरकार के आह्वान पर देश की जनता ने किया। मान्यवर, वंदे मातरम के 150 वर्ष, इसकी डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी बनाई गई है हर जिला सेंटर पर और हो सके तो तहसील सेंटर पर उसको दिखाया जाएगा। डिजिटल मोड पर करोड़ों लोगों को वो प्रदर्शनी भी भेजी जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और एफएम चैनलों पर विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करने का हमने आयोजन किया है। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा टायर T2 और टायर 3 शहरों में चर्चा सभाएं का आयोजन होने वाला है। सभी भारतीय दूतावासों में वंदे मातरम आधारित सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित होने वाली है। वंदे मातरम सैल्यूट टू मदर अर्थ के तहत वृक्षारोपण अभियान चालू है। हाईवे पर देशभक्ति आधारित वंदे मातरम के इतिहास को दर्शाते हुए भित्ति चित्र भी हम रखने वाले हैं। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर LED डिस्प्ले के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा भी होगी और वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी पर 25 लघु फिल्में 1-1 मिनट की बनाने का भी हमने शुरुआत कर लिया है। मान्यवर,
देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अमृत काल के लिए पंच प्रण की घोषणा की थी। इसमें एक, जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो उस वक्त विकसित भारत का लक्ष्य हमने तय करना है। गुलामी की हर मानसिकता से मुक्ति प्राप्त करनी है। अपनी विरासत पर गर्व लेना है। देश की एकता और एकजुटता और अखंडितता को हमें संभाल कर रखना है और नागरिकों में कर्तव्य की भावना को हमें आगे बढ़ाना है। मान्यवर, जब देश के आजादी के 75 साल हुए, कोरोना काल होने के बावजूद 2 साल तक पूरे देश के हर गांव-गांव में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया। अमृत महोत्सव के माध्यम से इस देश की युवा पीढ़ी को हमारी 1857 से 1947 तक की पूरी आजादी के संघर्ष को हमारे युवाओं को परिचित कराया। कई नामी, कई अनामी, जिनके नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं हुए, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को ढूंढकर उनके स्मारक बनाए गए। देश भर में कई कार्यक्रम हुए और देशभक्ति का एक नया ज्वार खड़ा करने का प्रयास आजादी के बाद पहली बार 75 साल जब मनाए गए तब हुआ। और वहां से अटके नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल का विचार रखा। आजाद हुए तब से 75 साल जितनी भी सरकारें आई, अच्छा काम किया, सबने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। हमने हमारे लोकतंत्र को पाताल से भी गहरा पहुंचाया है। हमारे लोकतंत्र की जड़ें आज मजबूत हो चुकी है मान्यवर। मगर 75 से 100 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में इसका नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा और देश के युवाओं के सामने एक संकल्प रखा मान्यवर कि आजादी का अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी तक ये जो पूरा कालखंड है वो देश को महान बनाने का कालखंड के रूप में हम उसको चैलेंज के रूप में लेंगे, एक चुनौती के रूप में लेंगे। और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, ये देश पूरे विश्व में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा। ऐसे देश और मान्यवर संकल्प आज प्रधानमंत्री जी का अकेले का नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। कुछ लोग भले उसको राजनीतिक नारा समझते हो, मगर ये संकल्प 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है और ये पूरा होकर। और इसीलिए ये दैव योगी ही है कि जब अमृत काल हम मना रहे हैं तभी वंदे मातरम के 150वां साल आज आया है और फिर से एक बार इसके माध्यम से हम राष्ट्रभक्ति को जगाने का काम करेंगे। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि वंदे मातरम काल बाह्य कभी नहीं होगा। उसकी रचना हुई तब भी उसकी इतनी ही जरूरत थी जितनी आज है। और मान्यवर, उस जमाने में वंदे मातरम देश को आजाद बनाने का कारण बना और अमृत काल में देश को विकसित और देश को महान बनने का नारा वंदे मातरम बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मानता हूं कि सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों की साझी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे के मन में वंदे मातरम के संस्कार पुनः जागृत करें, हर युवा के मन में वंदे मातरम के नारे को प्रस्तापित करें, हर किशोर को वंदे मातरम की व्याख्या के रास्ते पर अपना जीवन समर्पित करने के लिए उसको प्रेरित करें। और वंदे मातरम का ये उद्घोष ही हमारे आजादी के सेनानियों ने जो भारत की कल्पना की थी वो भारत की रचना का कारण बनेगा। और मैं मानता हूं कि सदन की भावना हमारी युवा पीढ़ी तक विशेषकर पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपने मुझे समय दिया, इसलिए मैं आपका पूरा धन्यवाद कर मेरी वाणी को सत्य के साथ